नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस वेल्थ क्रिएशन चैनल में। मैं आपका दोस्त गजराज सिंह, सेबी एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन एग्जाम के बारे में, जो है एनआईएसएम सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जाम। ये एग्जाम उन सभी लोगों के लिए मैंडेटरी है जो इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करना चाहते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग मेंबर हो, सेल्स पर्सनल हो या फिर फाइनेंस प्रोफेशनल जो अपना कैरियर डेरिवेटिव मार्केट में बनाना चाहते हैं। एग्जाम पैटर्न इस तरह रहेगा। एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो एनआईएसएम के ऑथराइज सेंटर पर कंडक्ट किया जाता है। ड्यूरेशन रहेगा इसका 2 आवर 120 मिनट्स का, जिसमें 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से पासिंग मार्क्स होगा 60%। पर हमें ध्यान ये रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 25% की निगेटिव मार्किंग होगी। अगर हम 4 सवाल गलत सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा एक नंबर माइनस हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए हमें स्कोर 60% करना है निगेटिव मार्किंग के बाद भी। लैंग्वेज रहेगी टेस्ट की इंग्लिश। एग्जाम फी है करंटली अभी 1500 चार्ज कर रहे हैं, बदल भी सकते हैं। कैंडिडेट्स अपना एनआईएसएम सेंटर खुद चुन सकता है, वो अपनी डेट खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना सेंटर खुद सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। और कितनी बार भी इस एग्जाम को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज हमने एग्जाम दिया, नहीं पास कर पाए तो दोबारा हम 1500 रुपीज देके कभी भी दोबारा इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो एग्जाम इतना मैटर्स क्यों करता है? क्योंकि सेबी इसको सर्टिफाई करता है। जब आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं तो एज पर सेबी आपके पास वो मिनिमम नॉलेज है जो बेंचमार्किंग के लिए एक प्रोफेशनल को इक्विटी डेरिवेटिव में चाहिए। आप डेरिवेटिव प्रोडक्ट को समझते हैं, उनके सारे रिस्क, रेगुलेशंस, जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म है वो आप अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। ये आपके प्रोफाइल में क्रेडिबिलिटी ऐड करता है। तो दोस्तों, अगर आप अपना कैरियर डेरिवेटिव मार्केट में बनाना चाहते हैं तो एनआईएसएम के सर्टिफिकेशन के थ्रू अपनी नॉलेज और क्रेडिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। इसमें हम हर चैप्टर को डिटेल्स में कवर करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप एग्जाम कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलकर तैयार होते हैं एनआईएसएम सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम के लिए। जल्दी से आप डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा बेसिक ऑफ डेरिवेटिव का। इसका वेटेज है 10 मार्क्स का, इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशंस। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वैल्यू किसी और चीज यानी कि उसकी अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू उसकी अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव हो रही है, इसीलिए इसका नाम डेरिवेटिव पड़ा। सिंपल ये समझ लीजिए, जैसे कि एक शैडो है, शैडो अपने किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही उसकी शैडो होगी। तो उसी तरह डेरिवेटिव का प्राइस भी अपने अंडरलाइंग पर डिपेंड करता है। अंडरलाइंग के एग्जांपल्स हैं जैसे कि मेटल है, मेटल में गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकेल, टिन, लेड। एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उसमें ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस। एग्रीकल्चर कमोडिटी है, व्हीट है, शुगर है, कॉफ़ी है, कॉटन है, पल्सिस हैं। फाइनेंशियल एसेट में स्टॉक्स हो जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी हो जाएंगी, बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो डेरिवेटिव की कीमत खुद से नहीं है, उसकी अंडरलाइंग एसेट की कीमत से चलती है। अब डेरिवेटिव को एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लो हमें लग रहा है कि गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएंगी 3 महीने में, गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहेगा, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? या तो हम गोल्ड की कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं या हम गोल्ड का फ्यूचर खरीद सकते हैं। तो जैसे ही हम गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो उसमें 2 आउटकम होंगी, या तो प्राइस ऊपर जाएगी, अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस नीचे जाएंगी तो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी नीचे चली जाएगी, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो कंक्लूजन यही है कि डेरिवेटिव असल में एक एग्रीमेंट है जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिपेंड करती है। वो अंडरलाइंग गोल्ड भी हो सकता है, यहाँ पे हमने गोल्ड का एग्जांपल लिया है। वो हो सकता है हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं, क्रूड ऑयल का हम फ्यूचर खरीद रहे हैं, तो क्रूड ऑयल की वैल्यू ऊपर जाएगी तो उसका फ्यूचर बढ़ेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अगर गिरेगी तो उसके फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डाउन जाएगी। या उसके ऑप्शन की भी वैल्यू, अगर हम प्राइस बढ़ रही है उसकी तो उसके कॉल वैल्यू की ऑप्शन बढ़ेगी, अगर उसकी प्राइस गिर रही है तो उसके पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी। अंडरलाइंग एसेट
कुछ भी हो सकती हैं, वो मेटल, ऑयल, व्हीट, एयर, करेंसी, कुछ भी, किसी भी चीज का डेरिवेटिव हो सकता है। डेरिवेटिव मार्केट हिस्ट्री, तो जो डेरिवेटिव मार्केट कैसे कैसे डेवलप्ड हुआ, कैसे शुरू हुआ, ये सब इसमें बताया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है, ये तो केवल डेट्स हैं जो हमें याद रखनी है। इनमें से एक दो क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। सबसे पहले 12th सेंचुरी में ट्रेड फेयर यूरोप में स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए। 13th सेंचुरी में इंग्लैंड में मोनेस्ट्रीज ने अपना वुल्स को एडवांस में बेचना शुरू किया, उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपना स्टार्ट किए। उसके बाद 1634 से 1637 के बीच में हॉलैंड में एक टुलिप मानिया बबल आया टुलिप का, वहाँ पे फिर उसके बाद वो क्रैश हुआ। स्पेकुलेटिव रिस्क का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। उसके बाद लेट 17th सेंचुरी में जापान में डोजिमा में राइस के फ्यूचर बने ताकि प्रोड्यूसर को वेदर या वार रिस्क से बचाने के लिए। उसके बाद 1848 में यूएसए ने शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड बनाया, वहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग होनी स्टार्ट हुई। 1865 में सीबीओटी जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड था, उसने फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया। उसके बाद 1919 में यूएसए में ही शिकागो ने बटर और एग बोर्ड रिकॉग्नाइज किया, ये बाद में बना सीएमई, इसको बाद में सीएमई कर दिया गया। 1972 में यूएसए में ही सीएमई ने लॉन्च किया इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट आईएमएम, जिसमें कि करेंसी फ्यूचर ट्रेड किए जाने लगे। फिर 1973 में यूएसए ने शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज सीबीओई, शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंज, ये ओपन किया और यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग लिस्टेड की, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया। फिर 1975 में यूएसए ने सीबीओटी जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड था, ट्रेजरी बिल, टी बिल बोलते हैं इसको, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, ये स्टार्ट किया। 1977 में यूएसए ने सीबीओटी टी बॉन्ड फ्यूचर स्टार्ट किया। उसके बाद 1882 में यूएसए ने सीएमई लॉन्च किया यूरो डॉलर फ्यूचर। उसके बाद 1983 में सीबीओई इंट्रोड्यूस्ड ऑप्शन ऑन स्टॉक इंडाइसेस, जो स्टॉक इंडाइसेस थे SP 100, S&P 500, इनमें स्टॉक इंडाइसेस में ऑप्शन स्टार्ट किए। तो इस तरह से कुछ डेरिवेटिव मार्केट का डेवलपमेंट होता गया। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली, मतलब कि अब हम उन कारणों को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से ग्लोबली डेरिवेटिव मार्केट इतना ज़्यादा डेवलप हुआ, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई। तो सबसे पहला कारण है फ्लक्चुएटिंग एसेट प्राइस। एसेट के प्राइस इतने ज़्यादा वोलेटाइल हो गए, गोल्ड के, शेयर के, ऑयल के और जितनी भी अदर एसेट थी, उनमें इतना अप्स एंड डाउन आने लगा कि लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेज करने के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए था, और प्रोडक्ट था डेरिवेटिव। इसीलिए डेरिवेटिव इतना ज़्यादा ग्रो हो पाया। दूसरा था ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। एक देश की न्यूज़ दूसरे मार्केट को इंपैक्ट करने लगी। क्रॉस बॉर्डर रिस्क को मैनेज करने के लिए डेरिवेटिव इतना जल्दी से ग्रोथ करने लगे। तीसरा एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई, मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल आ गए, इंटरनेट आ गया, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, अब हम मोबाइल ऐप से ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इन्होंने हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट घटा दी। पहले हमें अगर ऑप्शन कोई बाई करना है, सेल करना है, तो उसके 200 रुपये जो है चार्ज करने थे। हमें जो भी ब्रोकर था हमारा, उसके ऑफिस पे जाके या वहाँ पे कॉल करके वो लेना पड़ता था, तो इतना ज़्यादा चार्जेस लगते थे। अब हमारा 20 रुपये, कुछ तो केवल चार्जेस एसटीटी और उन्हीं पे ही कर रहे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट हो गया है। तो ट्रेडिंग डेरिवेटिव फास्टर हो गया, चीपर हो गया और मोर एक्सेसिबल हो गया, मतलब सस्ता भी हो गया। अब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन फास्ट हो गया, जल्दी से हम ट्रेड ले पाते हैं, बेच पाते हैं, हमें ना कोई कॉल करना है, सीधा मोबाइल पे क्लिक किया, हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया, हमारा ऑर्डर सेल हो गया, और सभी के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है टेक्नोलॉजी आने से। फिर बेटर रिस्क मैनेजमेंट नॉलेज। तो जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्वेस्टर हैं, कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अब रिस्क को समझने लगे हैं और इसको एज ए हेजिंग रिस्क मैनेज टूल की तरह यूज करने लगे हैं। कंटिन्यू इनोवेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे करेंसी फ्यूचर आ गया, इंडेक्स ऑप्शन आ गए, तो लोगों के पास और ज़्यादा चॉइस है बेटर रिस्क को मैनेज करने के लिए। इन शॉर्ट्स ये कहें कि डेरिवेटिव मार्केट इसलिए ग्रो हुआ क्योंकि मार्केट्स ग्लोबली हो गया, टेक्नोलॉजी ने इसको इजी कर दिया, वो
लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई, लोग समझने लगे, रिस्क मैनेज करने लगे और कंटिन्यू इनोवेशन ने इसको इतनी ज्यादा ग्रोथ दी। इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, कि इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट कैसे डेवलप्ड हुआ। सन 1996 में सेबी ने एक 24 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसको लीड करे थे डॉक्टर एलसी गुप्ता। 18 नवंबर 1996 में कमेटी बैठी जिनका काम था एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डिजाइन करना डेरिवेटिव को लेके। उन्होंने सन 1998 मार्च 1998 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उन्हें रिकमेंड किया कि डेरिवेटिव को भी एक सिक्योरिटी डिक्लेयर कर दिया जाए। 1998 में सेबी ने एक और कमेटी फॉर्म की, एक ग्रुप फॉर्म किया जिसको लीड कर रहे थे प्रोफेसर जे.आर. वर्मा, और उन्होंने इसके रिस्क को मेजर करने के लिए रिपोर्ट सबमिट की अक्टूबर 1998 में। और उस रिस्क को कवर करने के लिए उन्होंने कवर्ड मार्जिनिंग सिस्टम दिया जिसके हिसाब से इनिशियल मार्जिन, मेंबरशिप, नेटवर्क क्राइटेरिया, डिपॉजिट्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग, जिससे कि रिस्क कवर हो सके। फिर उसके बाद 1999 में SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, उसको अमेंड किया गया और डेरिवेटिव को भी उसमें एज ए सिक्योरिटी इंक्लूड किया गया। फिर मार्च 2000 में गवर्नमेंट ने जो पुराना नोटिफिकेशन था उसको हटाया जिसमें था कि सिक्योरिटी में फॉरवर्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उस नोटिफिकेशन को हटाया। फिर जैसे ही जून 2000 आया, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव बिगिन इन इंडिया। इंडिया में भी एक्सचेंज पे डेरिवेटिव ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। सेबी ने परमिट किया BSE और NSE एक्सचेंज को कि भाई तुम अपना इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट लॉन्च कर सकते हो। इंडेक्स फ्यूचर, निफ्टी और सेंसेक्स स्टार्ट हुए। 2001 जून में ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन, 2001 में इंडेक्स ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस हो गए। जुलाई 2001 में इंडिविजुअल स्टॉक के ऑप्शन स्टार्ट हो गए और नवंबर 2001 आते आते फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी स्टार्ट हो गए इंडिविजुअल स्टॉक्स के। फिर जैसे ही फरवरी 2013 आया, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया MSEI, इसमें भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट ट्रेड होना स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से इंडियन डेरिवेटिव मार्केट का शुरुआत हुई और इस तरह धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो इसमें जो डेट्स हैं वो याद रखनी है। इसमें पूछ सकता है कि निफ्टी सेंसेक्स का फ्यूचर कब स्टार्ट हुआ था या इंडिविजुअल स्टॉक्स का ऑप्शन कब स्टार्ट हुआ, तो ये डेट याद रखनी है। अब डेरिवेटिव मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। डेरिवेटिव मार्केट में 4 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। पहला प्रोडक्ट है फॉरवर्ड्स, दूसरा प्रोडक्ट है फ्यूचर, तीसरा प्रोडक्ट है ऑप्शंस और चौथा प्रोडक्ट है स्वैप्स। अब हम इनको बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड को। फॉरवर्ड एक प्राइवेट एग्रीमेंट है दो पार्टियों के बीच में, जिसमें एक पार्टी बाई कर रही है किसी एसेट को और दूसरी पार्टी सेल कर रही है उसी एसेट को। तो वो अपना डेट कि किस डेट में खरीदेंगे और किस प्राइस में खरीदेंगे वो आज ही डिसाइड करेंगे बैठ के। डेट फ्यूचर की होगी कि इस डेट में हम खरीदेंगे और क्या प्राइस होगा वो आज ही बैठ के डिसाइड किया जाएगा। डिलीवरी बाद में ली जाएगी। जो दोनों की दोनों पार्टियां हैं, बाई वाली पार्टी और सेल वाली पार्टी, जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा दोनों को उसको मानना है। कुछ भी उस टाइम पे प्राइस हो, अगर प्राइस बढ़ गई तो भी जितने में प्राइस तय हुआ है उसको डिलीवरी उतने में ही देनी है, या प्राइस गिर गई तो बाई वाला बोले कि मैं नहीं खरीद रहा, उसको खरीदना ही है। दोनों पार्टियों को उसको ऑनर करना है उस डील को। टर्म्स आर कस्टमाइज्ड, जो भी उसकी टर्म एंड कंडीशन है दोनों पार्टियां अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से कि क्या क्वांटिटी है, क्या डेट है, क्या प्राइस है, वो आपस में कस्टमाइज्ड कर सकते हैं। वो उन दोनों की आपस की सहमति से कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन तैयार कर सकते हैं। और ये ट्रेडेड ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब एक टेबल पे बैठ के, किसी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होगी, ओवर द काउंटर एक टेबल पे बैठ कर ट्रेड होंगी। तो मेन चीजें क्या है कि ये दो पार्टियों के बीच में एक प्राइवेट एग्रीमेंट है। डिलीवरी फ्यूचर में होगी, प्राइस जिसकी आज ही फिक्स की जाएगी। दोनों की दोनों पार्टी को उस डील को ऑनर करना है, दोनों को मानना है। टर्म एंड कंडीशन वो कस्टमाइज्ड होगी दोनों पार्टी के हिसाब से। दोनों पार्टी जिस चीज पे सहमत है वही तैयार की जाएंगी। क्वांटिटी कितनी लेनी है, डेट किस पे है, प्राइस क्या है, वो सब दोनों पार्टियों की नीड के हिसाब से होगा। और एक
काउंटर पे बैठ के ओवर द काउंटर वो डील की जाएगी। ये फॉरवर्ड है। अब समझते हैं फ्यूचर को। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर भी बहुत ज्यादा सिमिलर है फॉरवर्ड के, बस इसमें क्या है फर्क है कि वो ओवर द काउंटर ट्रेड हो रहा था, यहाँ पे एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई है, बीएसई है, एमसीएक्स है, ये एक रेगुलेटेड एक्सचेंज पे ट्रेड होगा। दूसरा, जैसे वहां पे प्राइस डिसाइड आज हो रही थी पर डिलीवरी लेटर, डिलीवरी फ्यूचर में है, इसीलिए इसको फ्यूचर कहा गया क्योंकि डिलीवरी फ्यूचर में है। अब यहाँ पे इजियर टू ट्रेड है क्योंकि रूल्स आर द सेम फॉर एवरीवन। जो नियम एक के लिए है वही नियम सभी के लिए हैं। तो यहाँ पे इजियर टू ट्रेड है, ट्रांसपेरेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म एंड कंडीशन कस्टमाइज थी, दोनों पार्टियों के नीड के हिसाब से वो जितना चाहे उतना माल बेच सकते थे, जबकि चाहे जबकि मैच्योरिटी डेट रख सकते थे, जो चाहे स्ट्राइक प्राइस वो रख सकते थे। पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है, लोड साइज फिक्स है। अगर हम वहां पे लोड साइज, अगर मान लिया हम किसी स्टॉक का फ्यूचर ले रहे हैं, उसका लोड साइज 500 का है, या जैसे हम निफ्टी का फ्यूचर लेते हैं तो निफ्टी का फ्यूचर अभी 75 का है, 75 की लोड है, तो हमें 75 ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। हम चाहें कि 100 का ले लें तो नहीं मिलेगा। फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो हम 75 लेंगे या 150 लेंगे या 225 लेंगे, तो जो भी लोड साइज है वो फिक्स रहेगा। पर फॉरवर्ड में ऐसा नहीं था, फॉरवर्ड में हम 100 लें, 101 लें, 102 लें, वो दोनों पार्टी की आपस की सहमति थी। मैच्योरिटी डेट भी फ्यूचर की या ऑप्शन की सारी मैच्योरिटी डेट फिक्स रहती है, किस डेट को एक्सपायर हो रहा है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मर्जी दोनों पार्टी जहां सहमत है वो मैच्योरिटी डेट हो सकती थी। स्ट्राइक प्राइस भी इसमें स्टैंडर्डाइज्ड है। अगर मान लिया निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 50 में चलता है कि 26,000, 26,050, 26,100, अगर हम चाहें कि हम 26,020 का खरीद लें तो नहीं खरीद सकते। जो स्ट्राइक प्राइस है वो फिक्स्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड है, वो सभी के लिए है। तो बेसिकली फ्यूचर क्या है, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड है। अगर कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज पे ट्रेडेड हो गया है और वो कस्टमाइज है, स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, तो फ्यूचर हो गया। फ्यूचर और फॉरवर्ड में इतना ही अंतर है, फ्यूचर ओटीसी ओवर द काउंटर ट्रेड होता है, उसके रूल्स रेगुलेशंस उन दोनों पार्टियों के बनाए हुए हैं, कस्टमाइज्ड हैं। पर फ्यूचर में सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है, सबके लिए सेम है, और वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट है ऑप्शंस। ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शंस में बायर के पास राइट होता है कि वो डिलीवरी दे या डिलीवरी ले, बट उसको डिलीवरी देने या डिलीवरी लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसके पास कोई ओब्लिगेशन नहीं है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि हम कोई प्लॉट परचेज करना है और डीलर के पास गए, डीलर ने बताया कि भाई यहाँ पे प्राइस बढ़ने वाले हैं, अभी वहाँ पे रेट मान लो कि 10,000 रुपये चल रहा है और हम 100 गज का प्लॉट खरीदने के लिए गए, तो हम 10 लाख का निवेश करना चाह रहे हैं। तो डीलर हमसे बोल रहा है कि भाई ठीक है, यहाँ पे लगा दो 10 लाख रुपए, साल 2 साल में यहाँ पे रेट बढ़ जाएगा। अब हमने उससे कहा कि अगर नहीं बढ़ा तो उसने बोला कि ठीक है, आप 10 लाख का रिस्क मत लो, आप मुझे कुछ टोकन अमाउंट दे दो। टोकन अमाउंट दे दो, उसके बाद अगर आपको लगे कि यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है तो आप रजिस्ट्री करा लेना, नहीं तो भूल जाना इस टोकन अमाउंट को। तो ये अच्छा सौदा है। उसे लगा कि बढ़िया है, मैं अभी इसको कुछ अमाउंट पे कर देता हूँ, टोकन अमाउंट मान लो 50,000 रुपये टोकन अमाउंट पे कर दिया, 1 लाख रुपये पे कर दिया, तो मैंने अपने 10 लाख का तो रिस्क बचा लिया। अब वहाँ पे हो सकता है कि अगर कल को प्राइस 10 लाख की गिर के 7 लाख की वहाँ पे प्राइस रह जाए, तो मेरा 3 लाख का लॉस तो बच गया। मुझे वहाँ पे रजिस्ट्री तो नहीं करानी, उसको पूरा पैसा तो नहीं देना, मैं अपना 50,000 या 1 लाख रुपये जो भी टोकन अमाउंट दे रखा वो छोड़ दूंगा। और अगर वहाँ पे लग रहा है कि कल को 10 लाख की बजाय वहाँ पे 15 लाख कीमत होगी, तो मैं जाऊँगा और उसकी रजिस्ट्री कर लूँगा। तो जो उस डीलर ने मुझे ये राइट्स दिया कि मैं वहाँ पे रजिस्ट्री कराऊँ ना कराऊँ, उस राइट्स को देने के लिए जो उसने टोकन अमाउंट ली है वो हमारा प्रीमियम है। और उसने मुझे ऑप्शन दिया है कि मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो उससे जाकर रजिस्ट्री कराऊँ या ना कराऊँ। ये हमारे पास जो ऑप्शन है, इसी वजह से इसको ऑप्शंस कहते हैं। और ऑप्शंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाय, पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल। जब हमें एसेट की
लगता है कि इसकी नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो हम वहाँ पे राइट टू बाई परचेज करते हैं, यानी कि कॉल ऑप्शन परचेज करते हैं। यहाँ पे हमारी मर्जी है, हम चाहें तो उस एसेट की डिलीवरी लेने जा सकते हैं। और पुट ऑप्शन में राइट टू सेल है, जब हमें लगता है कि भविष्य में इसकी कीमतें गिर सकती हैं, तो वहाँ पे हम राइट टू सेल रखते हैं कि हम इसको उस प्राइस पे बेच सके जो हमने आज डिसाइड की है। बायर इसमें प्रीमियम पे करता है और राइट परचेज करता है। सेलर, जिसको हम राइटर भी कहते हैं, वो प्रीमियम रिसीव करता है और वो बाध्य होता है कि जब बायर उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए आए तो उसके लिए ओब्लाइज्ड है, उसको वो करना पड़ेगा। अब लास्ट में है स्वैप्स। स्वैप्स क्या होता है? स्वैप्स दो पार्टियों के बीच में हुआ एक एग्रीमेंट है, जिसमें उनके फ्यूचर में कैश फ्लो को लेकर कि उनका कैश फ्लो का एक्सचेंज किस तरह होगा वो डिस्कस किया जाता है, वो एक एग्रीमेंट बनता है और ये कैश फ्लो के एक्सचेंज का एक प्री डिसाइडेड फॉर्मूले के तहत अरेंज किया जाता है, जो उस एग्रीमेंट के स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया जाता है। स्वैप्स को हम बेसिकली एक सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इंस्टेड ऑफ वन टाइम ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम में ट्रेड नहीं हो रहा है, हम एक बार में ट्रेड अपनी खत्म नहीं कर रहे, यहाँ पे हमारा मल्टीपल फ्यूचर पेमेंट्स होंगे, मल्टीपल फ्यूचर एक्सचेंज होंगे, मल्टीपल टाइम इन्वॉल्व रहेगा हमारा, इसीलिए सीरीज ऑफ फॉरवर्ड्स है। स्वैप्स को हम मेनली अपना रिस्क मैनेज के लिए करते हैं। जब बाजार में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे या लगता है इंटरेस्ट रेट घट जाएंगे, तब उन कंडीशन से अपने आप को एक्सपोजर को बचाने के लिए, हेजिंग करने के लिए स्वैप्स को यूज किया जाता है। अब किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं? सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट रिस्क, दूसरा है एक्सचेंज रिस्क, तीसरा है कमोडिटी रिस्क। तो जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, जब हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, फ्लक्चुएशन होता है, हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे। अब किसी ने फिक्स रेट पे ले रखा है और कल को इंटरेस्ट रेट गिर गए तो उसका लॉस हो जाएगा, या किसी ने फ्लोटिंग रेट पे ले रखा है और कल को इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो हम आपस में स्वैप कर लेते हैं। या एक्सचेंज रिस्क, करेंसी में हम कोई एक्सचेंज कर रहे हैं, कल को उस करेंसी की प्राइस बढ़ गई तो वो स्वैप से हम हेज कर लेते हैं। इसी तरह कमोडिटी प्राइस का, जब ऑयल की प्राइस, गैस की प्राइस, मेटल की प्राइस बढ़ने वाले होते हैं, वोलेटाइल होती है, तो हम हेज करके स्वैप के थ्रू अपने आप रिस्क को हेज कर सकते हैं। तो स्वैप्स को हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं कि एग्जांपल क्या होता है स्वैप्स का, उससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं स्वैप्स को। मान लो एक कंपनी ए है, उसने लोन लिया है और उसका लोन का रेट है फिक्स्ड, मान लो कि उसने 10% पे अपना लोन फिक्स किया है। दूसरी कंपनी बी है, उसका रेट है फ्लोटिंग, वो मार्केट रेट के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो अब कंपनी ए को डर है कि मैंने 10% पे लोन तो लिया है, पर हो सकता है कल को इंटरेस्ट रेट गिर के 8% हो जाए। दूसरी कंपनी जो बी है, उसने फ्लोटिंग पे लिया है, अभी इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है, उसको डर ये है कि हो सकता है कल को इंटरेस्ट रेट बढ़ के 12% हो जाए। तो ये दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में बैठ के बात करते हैं, तो ये अपना इंटरेस्ट रेट स्वैप कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि भाई मुझे 10% फिक्स से कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कि ज़्यादा नहीं है, अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट है तो अगर 10% से ज़्यादा हो गया तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो वो एग्री हो जाता है कि ठीक है भाई, एक काम करो, मैं तुम्हारा फिक्स इंटरेस्ट रेट मैं दे दूंगा। जो जिसको डर ये था कि कल को गिर गए, वो उसके साथ एग्री ये हो जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट डाउन हो गए तो ठीक है भाई, मैं फ्लेक्सिबल वाला जो फ्लोटिंग रेट है मैं उसको पे कर दूंगा। तो ये आपस में एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं कि हम एक दूसरे का इंटरेस्ट स्वैप कर लेते हैं। तो अब ए जो कंपनी है वो फ्लोटिंग पे करेगी और जो बी है वो फिक्स पे करेगी, जबकि कंपनी ए का फिक्स था, अब वो फिक्स से फ्लोटिंग में आ गई है, और जो बी फ्लोटिंग थी वो बी ने अपना फिक्स कर लिया है। तो दोनों का अपना अपना रिस्क हेज हो गया है। तो अगर हम शॉर्ट में कहें, स्वैप्स क्या है, वो कैश फ्लो एक्सचेंज का एक एग्रीमेंट है जो दो कंपनियों के बीच में होता है, दो इन्वेस्टर के बीच में होता है, और इससे कोई भी अनप्रेडिक्टेबल चेंज होता है इंटरेस्ट रेट में, करेंसी में, कमोडिटी प्राइस में, इससे हम अपने आप को हेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी इसमें हमारे 4 टॉपिक और रह गए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
आई होप आपकी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स रह रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। आप एक बार अपने आप से भी इस चैप्टर को पढ़िए, इसका रिवीजन कीजिए। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ता है। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे ये काम कंटिन्यू कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।